गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकाश सर आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स न्यूमेरिकल की इस सीरीज में मैं आपको कुमार मित्तल बुक्स के सभी न्यूमेरिकल करवा रहा हूं और मैं पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत इस सारी न्यूमेरिकल में करा चुका था और संधारित्र तथा परावैद्युत के जितने भी न्यूमेरिकल हुए हैं वो 5 क्लासों में पूरे हुए हैं। मैंने इसमें 5 पार्ट बनाए हैं, आपने देखा होगा। और अब चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन, इसके न्यूमेरिकल हमें देखने हैं। जितने भी इसके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होंगे वो आपको बताए जाएंगे। आप लोग भी न्यूमेरिकल देखने से पहले या किसी भी चैप्टर के कोई भी चैप्टर हो उसके न्यूमेरिकल देखने से पहले आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करो। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन पर ध्यान दिया करो और उसके बाद न्यूमेरिकल देखा करो। तो आप लोग किताब लेकर बैठें, कुमार मित्तल की किताब रखिएगा और एक रजिस्टर पेन नोट भी करते जाइएगा। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल और इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल। तो देखते हैं क्या है भाई। तो बच्चे देखिए, न्यूमेरिकल नंबर या सवाल नंबर, तो आप पहले न्यूमेरिकल में पहुंचिएगा। चैप्टर पूरा खत्म हो जाए तो सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल रहते हैं, उसमें लिखा रहता है न्यूमेरिकल या फिर लिखा रहेगा आंकिक प्रश्न। तो न्यूमेरिकल नंबर एक ये बच्चे 2005 की परीक्षा में पूछा गया था। यूपी बोर्ड 2005 की परीक्षा में ये आया था। क्या कह रहे हैं इसमें, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो बताया जा रहा है एक तार में 5 मिली एम्पियर। आप मिली एम्पियर की धारा को कैसे दिखाते हैं, तो धारा को आई से दिखाया जाता है और उसने कहा है कि 5 मिली एम्पियर। तो बच्चे 5 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलो। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिली में होता है 10 की घात -3। तो इस तरह से मिली एम्पियर से एम्पियर में आपने इसको चेंज किया। सवाल को थोड़ा आगे जब आप देखेंगे तो तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, यानी कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये एरिया है, इसमें से प्रति मिनट 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो आपको देखना है कि 1 मिनट बोला है तो 1 मिनट में कितना सेकंड हुआ करता है। तो मिनट को आप सेकंड में बदलो तो आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो आपने ये 60 सेकंड कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दिखाया जाता है, आपसे ये पूछा है। और देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हुआ करता है Q बराबर E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हुआ करता है। राइट है। अब आपको ये फार्मूले से मतलब कोई फार्मूला लगाना है, आपको दिमाग लगाना है। तो क्या फार्मूला लगेगा, देखो आप जानते हैं Q बराबर NE, ये आपने पढ़ा होगा। इसको आप समीकरण 1 बनाइए। और दूसरा आप जानते हैं Q बराबर IT, ये दूसरा। दोनों समीकरणों की तुलना कराइए। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, ठीक है। तो NE इज इक्वल टू IT। अब आपसे क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो IT, ठीक है, बटे E। तो n इज इक्वल टू I की वैल्यू रखिएगा। I है 5 इंटू 10⁻⁻3। t टाइम है और टाइम कितना है आपके पास में 60 सेकेंड है, ठीक है। यहां से आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसकी कैलकुलेशन करिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको मिलेगी। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1.875 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो अब अगला सवाल आपको देखना है। इसमें अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, तो सवाल नंबर देखिए कौन सा है, नोट भी करते जाइएगा आप लोग और इसको सॉल्व भी करना है। तो सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं बच्चे, बहुत ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सवाल नंबर 7 2003 की परीक्षा में ये आया था और इस बार आपको बताया जा रहा है। ये हाइड्रोजन परमाणु
एक हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड। तो जैसे अब हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये उसका नाभिक है मान लो। अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये उसकी कक्षा है और कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, वो उसमें घूम रहा है, ठीक। अब कैसे घूम रहा है तो आपको देखना है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में वो चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगा रहा है तो आपको लिखा हुआ है उसमें 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड, मतलब 6 × 10⁻15 चक्कर लगा देता है वो 1 सेकंड में, ठीक है। तो देखिएगा 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है, यहां से कितनी बार गुजरा, यहां से इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 6 × 10⁻15 बार गुजरा, ठीक है। एक बार गुजर गए तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी बार गुजर गया 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी बार गुजर गया 3 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से वो 1 सेकंड में 15 × 10⁻15 बार वो गुजरा। तो चाहे आप अकेले चाहे ये अकेला गुजर जाए, चाहे ये कई बार में इतने सारे इलेक्ट्रॉन गुजर जाए, तो ये चीज क्या दे रखी है, चक्रों की संख्या को मतलब आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड का मतलब है कि इसने इतने चक्कर लगा दिए हैं, तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से गुजर गए हैं, राइट है। अब थोड़ा आगे देखिएगा, प्रति सेकंड वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा। तो वृत्तीय पथ में धारा का मान आपको I बराबर पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए मैंने किया था। तो कैसे निकालें भाई धारा का मान, हम जानते हैं इन दोनों समीकरणों को, फिर से देखिएगा, Q बराबर NE, इसमें भी समीकरण 1 बनाइएगा, Q बराबर IT, प्रति सेकंड बोला है तो समय कितना लेना है, 1 सेकंड लेना है, क्योंकि प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो ये दूसरा समीकरण, दोनों समीकरणों की तुलना कराइएगा, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, ठीक। जैसे ही आप तुलना कराएंगे तो आप देखेंगे NE इज इक्वल टू IT, आपसे I का मान पूछा है तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T, तो ये फार्मूला, इसमें आप मान रखिएगा। तो देखो बच्चे, मान जब आप रखेंगे तो I इज इक्वल टू N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो दे रखी है 6 × 10⁻15, ठीक है। E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो बच्चे अभी बताया था मैंने, ये याद रखो आप, 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ करता है, और T टाइम है, और टाइम का मान कितना दिया हुआ है 1 सेकंड। इस तरह से इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो भाई 15 × 90 हो गया, ओ सॉरी, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, इसकी गुणा करिएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखिएगा 6, यहाँ हो जाएगा, ये देखो 1 अंक दशमलव लगा लिया आपने, ठीक। अब इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना है, ये 15 घातें प्लस की हैं, ये 19 घातें माइनस की हैं, तो कितना बचा, 10 की घात माइनस 4 बचा, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पर डन कर सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं, है ना, और नहीं तो यदि आपको थोड़ा और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चे, दशमलव 1 अंक आगे ले जाओ, दशमलव जब आप 1 अंक आगे ले जाओगे तो दशमलव लग जाएगा आपका इधर, ये 96, जब आगे जाता है पावर तो प्लस का बढ़ता है, सॉरी आगे दशमलव जाता है तो प्लस का बढ़ता है पावर, पीछे जाता है तो माइनस का। अब इसमें आगे गए हो, कितना आगे गए हो, 1 अंक आगे गए हो, तो 1 पावर प्लस का जब आप यहाँ बढ़ाओगे तो कितना बचेगा, -3, तो ये एम्पियर। अच्छा, ये 10 की घात -3 को क्या बोलते हैं, तो 10 की घात -3 जो बच्चे होता है वो मिली को बोलते हैं, मिली में होता है, तो इसको आप इसको हटा दीजिएगा और लिख दीजिएगा मिली एम्पियर, तो हो गया 0.96 इंटू 0.96 इंटू 10⁻³ है, तो इसको क्या लिखें, मिली लिखें, क्या लिखें, मिली लिखें, और इसको क्या लिखें, एम्पियर। इस तरह से आपका ये सवाल नंबर 7 हुआ। आप लोग इसको नोट करिएगा, और यदि कहीं थोड़ा दिक्कत हो तो उसको थोड़ा वीडियो को दोबारा देख लिया करो और उसमें उसको फिर से समझा करो। जितनी भी मैं कैलकुलेशन बताता हूँ उनको भी देखो, जैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन की है सेम इसी तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी, थोड़ा
कैलकुलेट करें आप लोग, नोट करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 ये बच्चे 2008 के एग्जाम में आया था। 2008 के एग्जाम में ये पूछा गया था और मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ। कोशिश आप भी किया करो कि सवाल पहले सॉल्व किया करो, आप लोग मुझसे पहले ही किया करो। तो देखते हैं क्या कह रहा है। तांबे की एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये जो आप जैसे मान लिया ये तार है आपका, ये कोई धातु का तार है, तो ये तो इसकी लंबाई हो गई, है ना, और ये हो गया इसका परिच्छेद क्षेत्रफल। तो ये परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है तार का, तो वो कितना दे रखा है, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, और एरिया कितना देखा है 1 mm स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है। देखो बच्चे, मिलीमीटर हो तो उसे मीटर में करिए, सेंटीमीटर हो तो मीटर में करिए, स्क्वायर mm स्क्वायर हो तो उसको मीटर स्क्वायर में करिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 10 की घात -3 होता है। अब इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -3 का आप 2 में गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से ये मिलीमीटर स्क्वायर से किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर। तो परिच्छेद क्षेत्रफल A बराबर आपका कितना हुआ, 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़िएगा, ये वैल्यू मत रखिएगा, आप चेंज जो आपने चेंज किया वो रखा करो, राइट है। तो अब थोड़ा आगे जब आप देखेंगे तो प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा। तो कितनी है, 2.4 × 10⁻, सॉरी 2.5 × 10⁻24 इतने इलेक्ट्रॉन हैं। इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कह रहे हैं कि इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, और 2 एम्पीयर की धारा। तो जब भी ऐसा का, एम्पीयर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। धारा को काय से प्रदर्शित करते हैं, आई से, ठीक है। और नहीं तो आगे सवाल में कहा जाता है कि 2 एम्पीयर की धारा, तो धारा आई बराबर 2 एम्पीयर, ठीक है, बह रही है। और आपसे इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिएगा। बच्चे अनुगमन वेग पूछा गया है, VD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, मैंने बताया था 1.6 × 10⁻−19 कूलाम हुआ करता है, ठीक है। अनुगमन वेग पूछा है, तो अनुगमन वेग कैसे निकलेगा। आपने अनुगमन वेग जब क्लास पढ़ी होगी तो अनुगमन वेग आपको बताया गया होगा किसे कहते हैं। तो जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो जो चालक बैटरी से जोड़ दिया आपने, तो बैटरी का जो विभवांतर होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं करा पाता है। इस वजह से होता क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम नियत एवं सूक्ष्म वेग ही प्राप्त होता है। तो उस नियत एवं सूक्ष्म वेग को ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। इट इज डिनोटेड बाय VD से इसको डिनोट करते हैं। तो आपके पास में ये शर्तें हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इन सब कंडीशन को देखकर आपको फार्मूला लगाना है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि I बराबर NeVDA, ये फार्मूला आपको कराया गया होगा, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, तो आपको याद रखना है कि ये विद्युत धारा है, ये धारा है, और ये अनुगमन वेग है, दोनों में संबंध का ये सूत्र है। अनुगमन वेग पूछा है तो क्या करें कि ये सब गुणा में है इसके साथ में, तो इधर जब आएंगी तो किस में हो जाएंगे, ये भाग में हो जाएंगे। तो I/NE × A, ये देखिएगा। अब आप मान रख दीजिएगा इसमें और कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आपके पास होगा। तो देखिएगा VD इज इक्वल टू, I का मान कितना है 2 एम्पियर, N का मान कितना है, ये देखो 2.5 × 10⁻24, और E का मान कितना है, E का मान ये लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻−19, ठीक है, इंटू एरिया कितना है, तो आप देख पा रहे हो 1 × 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा यहां से, ठीक। कैसे कैलकुलेट करना है थोड़ा देख लेते हैं, कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो 2 ये लिख लो इधर, ये 2.5 × 1.6, राइट। अब देखो
ये 10 की घात -19 है, ये 10 की घात -6 है, तो कितना हो गया 10 की घात -25। अब -25 में से 24 गया तो कितना बचा 10⁻⁻1। कोई बुराई। अब ये 10 ऊपर जाएगा -1 का, तो किसका हो जाएगा प्लस का लिखा ना जाएगा इनका, इसका मतलब है कि 10 हो जाएगा। तो आपने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया तो कितना हो गया ये 10 हो गया, बटे नीचे क्या बच गया 2.5 इंटू 1.6 इजिकल टू, देखिएगा बहुत गौर से देख लो बच्चे। तो ये देखो यहां से आप क्या करने वाले हैं कि यहां से यदि दोनों पॉइंट हटा लेंगे, दोनों पॉइंट हटा लीजिए, दोनों पॉइंट हटाएंगे तो देखिएगा ये 20 हो जाएगा, दो एक पॉइंट हटाया एक जीरो बढ़ाया, इसको भी एक हटाया एक जीरो बढ़ाया, तो नीचे क्या बच गया आपका 25 इंटू 16। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने का तरीका तो देखिएगा 25 अट्ठे 200 हुआ करता है, राइट। अब ये कितना हो गया 80 हो गया ना। तो आप देख सकते हैं कि VD इजिकल टू 80 बटे 16 और 16 पंचे कितना होता है 80 हुआ करता है। तो बच्चे इस तरह से आपके पास में VD इजिकल टू कितना आंसर आया 5। इतना कर देने से कुछ नहीं होने वाला है बच्चे, आपको वेग का मात्रक लिखना पड़ेगा। तो आपको वेग का मात्रक पता है या नहीं पता है तो याद करें, जाके पीछे देखें, पीछे की क्लासों में देखें कि क्या होते हैं मात्रक इनके। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये अब ये यूनिट तो जरूर लिखा करो, यूनिट के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से ये सवाल आपका हुआ। और अगला सवाल भी देखिएगा, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहे हैं आप सब देख पा रहे होंगे अपनी अपनी किताबों में, ठीक है ना। तो क्या करना है, और उसमें पहले तो सवाल को धीरे से पढ़ना है, फिर हमें ये पता लगाना है कि उसमें कौन सी भौतिक राशि का मान दिया हुआ है, लिखते चले जाइएगा। और उसमें ये भी देखना है कि पूछा क्या गया है, उसको आप क्वेश्चन मार्क कर लिया करो। फिर उनको देखा करो शर्तों को, क्या क्या दिया है उसमें और क्या पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आप अपना दिमाग लगा के फार्मूले को डाला करो। बहुत सिंपल है, आप 2-4 बार देखिएगा। आप फिजिक्स में यदि आप न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हैं तो ये समझ लो आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, या आपको ये कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल बाद में बताए जाएंगे, तो ये समझ जाओ कि आपको धोखा दिया जा रहा है। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ करे तुरंत बाद ही उसकी न्यूमेरिकल देखा करो, तो ठीक है भाई। सभी न्यूमेरिकल ना देख पाओ तो कम से कम महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देख लो, जैसे ये मैं बता रहा हूं आपको। इतने न्यूमेरिकल यदि आप देखते रहेंगे परीक्षा टाइम में आपका अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। इसलिए बच्चे आप सावधान रहें। तो अगला सवाल देखें। अगला सवाल सवाल नंबर 9 है, और ये 2010 और 6 की परीक्षा में पूछा गया था, 10 और 6 की परीक्षा में पूछा गया था। आप इसको देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया 0 mm त्रिज्या की एक तार, तो त्रिज्या को बच्चे काय से प्रदर्शित करते हैं R से। 0.5 mm है। देखो मैंने बोला है कि mm मिलीमीटर हो सेंटीमीटर हो नहीं चलेगा, ये इस सबको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आप कैसे इसको मीटर में बदलेंगे, आप सभी जानते हैं कि मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की घात -3 का गुणा किया करते हैं, तो ये बन जाया करता है क्या मीटर। इस तरह से r बराबर 1 अंक दशमलव पीछे ले लो तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये देखिएगा, ठीक है। तो आगे चलिएगा, और आगे उसमें क्या कह दिया है 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा को I से दिखाते हैं, तो I बराबर आपको पता लगा कि 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। तो आपने ये वैद्युत धारा का मान लिख लिया, ठीक। अब आगे और थोड़ा पढ़ते जाओ, जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, आपको लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज पूछी जा रही है। तो देखो भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है प्रति मीटर क्यूब। कितनी दे रखी है, पहले तो ये याद रखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दिखाया जाता है, वो दे रखी है 4 इंटू 10⁻28। इतनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो भी प्रति मीटर क्यूब में है, ठीक है। तो ये संख्या दे रखी है। अब आगे आप थोड़ा देखेंगे तो उनके अनुगमन वेग की गणना। भाई अनुगमन वेग, फिर से अनुगमन वेग VD, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। देखो अभी बताता सेम, आप इसको लगाइएगा, यही फार्मूला लगाइएगा
आप इसमें भी यही लिखेंगे I बराबर NE VDA, राइट। VD पूछा है तो VD इज इक्वल टू I अपॉन NE A। अब बच्चे A का मान नहीं दिया है तो आप जानते हैं जो क्षेत्रफल हुआ करता है, चूंकि A बराबर पाई आर स्क्वायर, राइट, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि अनुगमन वेग VD बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं I बराबर I अपॉन एन ई। ए की वैल्यू दी नहीं है तो उसका एरिया है तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा, अब आप इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिएगा। देखो बच्चे, आपने ये फार्मूला बना लिया। अब इस फार्मूले में आपको मान रखना है और सॉल्व करना है। तो VD इज इक्वल टू I का मान देखिएगा, I का मान दिया है 0.5 अपॉन N का मान दिया है, देखो N का मान 4 इंटू 10 टू दी पावर 28, E का मान दिया है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 3.14, और R का मान देखो बच्चे त्रिज्या का स्क्वायर है और त्रिज्या दी है ये देखो, है ना। तो क्या कर लें, इसको हम 25 कर लें, स्क्वायर है ना, और इसको क्या कर लें हम भाई 10 की घात माइनस 8 कर लें। ठीक, अब आपको कैलकुलेशन करनी है भाई, तो कैलकुलेशन आप करिएगा। कोई भी समस्या हो तो पूछ लिया करो, कोई भी दिक्कत हो तो थोड़ा आपकी मदद किए देते हैं। तो ये लिखा हुआ है 0.5, ठीक है, इसको सबको एक ऐसे लिख लो, 4 1.6 3.14 इंटू 25, राइट, इंटू, अब जरा यहां देखो 10 की घात माइनस 8 है, ये 10 की घात 28 28 है, ये कम कर दो कितना बचा, 10 की घात 20 बचा। अब 10 की घात 20 में से ये 10 की घात माइनस 19 गया तो कितना बचा, 10 बचा। ठीक, तो ये देखो आपके सामने है, इस दशमलव को हटा लो और यहां पर 0 बढ़ा लो, तो यहां से 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। कैलकुलेट करके 1 में भाग लगा देना, आंसर आपके पास अनुगमन वेग का आ जाएगा। क्या आंसर, ये कैलकुलेशन आप करिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी कैलकुलेशन में, राइट। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर होगा, और आंसर आपको क्या करना है, गौर फरमाइए, आंसर आप देख पा रहे हो किताबों में 0.995 इंटू 10 टू दी पावर आपके पास में देखने को मिल रहा होगा -4 मीटर प्रति सेकेंड। ये कैलकुलेशन जरूर किया करो, आप जाके पीछे रफ कार्य करना और उसमें से आपका ये आंसर आएगा। मतलब इधर बहुत ज्यादा अंकों तक आएगा तो आप थोड़ा माइनस पीछे ले लेना, माइनस में पावर बढ़ जाएंगी। ठीक, इस तरह से ये फाइनल आंसर आप लोग नोट करिएगा, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगला सवाल बच्चे सवाल नंबर 10 है, और ये सवाल नंबर 10 यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया। यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया था, तो देखते हैं क्या सवाल था। तो इसको देखो, कह रहे हैं कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10 की घात 28 है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2 × 10 की घात 28 आपने लिख ली। ठीक, आगे जब आप देखेंगे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या कहें अनुगमन वेग वो कितना दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो अपवाह वेग को VD से डिनोट करते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चे यहां ध्यान दें, मीटर प्रति सेकंड में लेना है, ये है किसमें सेंटीमीटर। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर, जिनको पता नहीं है वो याद रखें कि सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 की घात -2। तो ये सेंटीमीटर से किस में बन गया, अब ये मीटर में बन गया, तो मीटर और ये प्रति सेकंड। ये अपवाह वेग हो गया, आपने इसको चेंज कर लिया। तो कह रहे हैं तो तार में धारा घनत्व की गणना करिएगा। धारा घनत्व आपसे J बराबर पूछा गया है। धारा घनत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में जो मैंने संबंध कराया था उसको देखना है। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, J बराबर NE/VD। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, J बराबर NE/VD, ये संबंध हुआ करता है। तो इसमें आप मान रख दीजिएगा, J N की वैल्यू देखो 2 × 10⁻28। E की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कि 1.6 × 10⁻19।
ठीक है। तो Vd का मान कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻²। तो कैलकुलेट करो भाई, तो धारा घनत्व तो आएगा, समझ पा रहे हैं, तो धारा घनत्व तो आएगा आपके पास में। कैसे आएगा ये देखिएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा और 0.1 अंक बाद लगा दिया आपने। ठीक, अब घातों के लिए देख लो, ये 10⁻28 प्लस का है और यहाँ देखिएगा ये कितनी होगी, दोनों मिलकर माइनस का 21 हो गया और माइनस का 21 28 में जाएगा तो कितना बचेगा 7। ठीक, अब धारा घनत्व का क्या मात्रक होता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी आप देखिएगा फार्मूला क्या होता है इसका, तो J बराबर होता है I/A, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर रहा। इस तरह से धारा घनत्व निकलेगा। धारा घनत्व के और भी फार्मूले होते हैं, सैचुरेशन के हिसाब से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सवाल नंबर 11 देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा ध्यान देते हैं, और ये 2014 के परीक्षा में पूछा गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये किसी न किसी सन में आया हुआ है और वही मैं सवाल यहाँ बताता हूँ। तो 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल A बराबर कितना है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो आपने ये वैल्यू लिख ली, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब आगे चलेंगे, 3.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा I बराबर कितने एम्पीयर, 3.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, राइट है। धारा घनत्व की गणना करनी है, धारा घनत्व J बराबर क्वेश्चन मार्क, बच्चे जानते हैं J बराबर I/A हुआ करता है, ये भी एक फार्मूला है धारा घनत्व का। तो J बराबर I की वैल्यू रखिएगा 3.6 इंटू, और इसकी वैल्यू रखिएगा 1 × 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करोगे तो 3.6 इंटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा पावर, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हुआ, और इसकी इकाई लिख दीजिएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बच्चे इस तरह से ये सवाल भी हुआ। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और सवालों को उतारते जाइएगा। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल नंबर 12, ठीक है। तो सवाल नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है। फिर से वही बात, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है बच्चे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2 × 10⁻28, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा है, तो धारा बोला गया है तो 3.2 एम्पीयर की धारा, आपने एम्पीयर की धारा लिख ली, राइट है बच्चे। थोड़ा आगे आप ध्यान देंगे यदि तो आपको दिख जाएगा, ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व। तो धारा घनत्व आपको J बराबर पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो दूसरे प्रश्न में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd = क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से J बराबर I/A हुआ करता है, ठीक। तो इसको तो आप ऐसे कर लोगे सीधी तरह से। तो I का मान कितना दिया हुआ है 3.2 और A का मान कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻7। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो 3 × 10⁻7, ठीक है ना। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर ये रहा बच्चे। इसका दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में उसने कहा है कि आप अनुगमन वेग निकालिएगा। आप जानते हैं कि I बराबर हुआ करता है NE/VD और ये A। तो अनुगमन वेग Vd बराबर क्या हो जाएगा I/NE/A, ठीक। तो Vd = I की वैल्यू देखो कितनी है, तो I की वैल्यू है 3.2 और N की वैल्यू देखो कितनी है, N की वैल्यू है 2 × 10⁻28, राइट। E की वैल्यू कितनी है, तो 1.6 × 10⁻19, ये तो फिक्स होती है, ये सबको पता होनी चाहिए। A एरिया है और एरिया कितना है 1 × 10⁻7। इसको सॉल्व करो भाई। देखिए जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ 1.6, ठीक। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, नीचे जो भी चीजें बची हुई हैं वो देखिएगा। तो नीचे क्या बचा हुआ है देखो बच्चे, ये 10⁻−19 है, 10⁻7 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻−26। 10⁻−26 में से सॉरी 28 में से 10⁻28 में से 10⁻−26 चला जाएगा, तो कितना बचा 10⁻2 बचा,
तो 10 की घात 2 का मतलब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, 1/100 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड देखिएगा कैसे करना है। आपने भाग नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया, अभी भी नहीं जा रहा है तो फिर 0 बढ़ाया, फिर अब देखिए कट जाएगा तो ये हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर VD इज इक्वल टू 0.01 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, या आप इसका दशमलव भी पीछे कर सकते हैं। 2 अंक दशमलव पीछे ले लो, यदि आप यहां तक नहीं थोड़ा और आगे 2 अंक दशमलव पीछे जाओगी तो 1 अंक दशमलव पीछे जाने पर 10 की घात -1 बढ़ती है। 2 अंक जाओगी तो कितना होगा, -2। ठीक है, तो 2 इस तरह से आप लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड। चाहे ये यहां तक कर दो चाहे यहां तक कर दो, दोनों ही बातें सही है। तो इस तरह से सवाल नंबर 12 भी समाप्त हुआ। अगला सवाल देखेंगे, आप लोग नोट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। सवाल नंबर 20 देखो बच्चे, क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है, बाह्य त्रिज्या कितनी है, तो आंतरिक त्रिज्या आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले एक खोखले बेल 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, आपको ध्यान देना है 1 मीटर है। ठीक है, क्या पूछा गया है, प्रतिरोध R बराबर पूछा गया है, और उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी दिया गया है कि प्रतिरोध ज्ञात करो, और विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध कह लें या प्रतिरोधकता कह लें, इसे रो से दिखाया जाता है। तो रो इज इक्वल टू दिया है इसमें 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है बच्चे, चलिए भाई सॉल्व करते हैं कि कैसे इसका हम प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक, थोड़ा उससे पहले हम, या फिर आप इसका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला आप जानते हैं, रो बराबर होता है RA/L। इसी को यदि आप लिखोगे तो आपके पास में देखिए क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू रो L/A। ये आप इसको कायदे से लिखकर ये फार्मूला आपने बना लिया। बच्चे यहां पर रो का मान आ जाएगा, यहां पर L का मान आ जाएगा, परंतु ए एरिया है। तो थोड़ा पाइप को समझते हैं, पाइप है कैसा। तो ये पाइप है, ठीक है, तो ये बाहरी पृष्ठ है पाइप का। ठीक, तो इस पाइप को थोड़ा, ये थोड़ा पाइप मोटा है यहां से, ये देखो यहां से ऐसे। डायग्राम इसको नहीं बनाना है, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ये वाला डायग्राम आपको नहीं बनाना है। तो रेडियस देखिएगा, ये आंतरिक है, ये आंतरिक है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला देखिएगा बाह्य है। तो इसको आप R1 मान रहे हैं, इसको आप R2 मान रहे हैं। ठीक है, तो ये बाह्य, ये आंतरिक। तो बाह्य अब फाइनल कितना हुआ, तो बाह्य में से आंतरिक को घटा दीजिएगा तो फाइनल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो इन दोनों रेडियस को आप एक रेडियस बनाइएगा। तो कैसे, बड़े में से छोटे को घटाना है। उससे पहले आप इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर करेंगे। तो 10 की घात -2, इसमें 20 × 10 की घात -2, तो ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। ए बराबर कैसे रखेंगे आप इसमें, तो यहां देखो ए बराबर आप क्या करेंगे, बड़ी जो त्रिज्या है उसमें से छोटी त्रिज्या को आप घटा दीजिए, ए का मान आ जाएगा। तो ए बराबर आपने देखा कि पाई कॉमन ले लो, R2² - R1²। ठीक है, अब इस चीज को उठा के आप इसमें रखो तो आप देख पाएंगे R इज इक्वल टू रो L बटे, यहां पर ये चीज आई R2² - R1²। तो R इज इक्वल टू
2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल की वैल्यू 1 मीटर अपॉन पाई की वैल्यू 3.14। फिर आप यहां देखिए ध्यान से, R2 है तो R2 कितना है 20 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, माइनस R1 कितना है तो R1 है 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। राइट है, अब इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आपको लेना है। थोड़ी मैं मदद कर देता हूं, उसके बाद आप लोग करना। तो R इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻8, नीचे आइएगा ये 3.14, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ 400 हो जाएगा और यहाँ 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो 400 इंटू 10⁻⁻4 माइनस यहाँ 100 हो जाएगा और गुणित 10⁻⁻4 हो जाएगा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, देखो बच्चे 400 में से 100 चला गया तो कितना बचा 300, और घातें देखो कितनी है 10⁻⁻4, ये आपने कॉमन ले लिया, ये समझ लो। ठीक, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास में आंसर देखने को मिलेगा। तो क्या आंसर देखने को मिलेगा, देखिएगा ये 2 जीरो यहाँ कम हो जाएंगी तो 10⁻⁻2 बचेगा और 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा। तो देखो R इज इक्वल टू 2 गुणित 10⁻⁻8 और 10⁻⁻2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 10⁻2 बटे यहाँ क्या 3.14 गुणित 3। R बराबर कितना हुआ 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, नीचे देखो इसको सॉल्व करो और आंसर पाओ। ठीक है, तो ये आंसर जब ही आएगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। तो क्या आंसर आएगा आप लोगों को देखना है, आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करना। यदि आंसर आने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वो मैं इसकी आगे कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा। तो क्या आंसर देखना है आपको, आंसर आपको लाना है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 ओम। ठीक है बच्चे, इसकी कैलकुलेशन करना है। शेष सवाल इस चैप्टर के अगली क्लास में आपको बताए जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।